हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। यानी कि ये नया एक्ट है जो हम सीए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस लॉ में। बिजनेस लॉ की अगर हम पूरी बात करें तो आपको बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, तो साथ में सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी है जो हम आज देखने वाले हैं। पार्टनरशिप एक्ट भी है, तो उसके साथ में एलएलपी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है और सबसे बेहतरीन कंपनीज एक्ट को भी आपके फाउंडेशन लेवल पर डाल दिया गया है। यहाँ पर बेसिक यहाँ पर गोल ये है कि आपका कोर्स पूरा इतना ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव बनाया जाए कि आपको सभी एक्ट्स यहाँ पर बराबर नॉलेज में आ जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये करने वाले हैं पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि हम इस पूरे यूनिट 1 को, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कैसे फॉर्म होता है, इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशन समझनी होगी। जो टाइटल में नाम आ रहे हैं वो तो हमें समझना ही होगा, जैसे गुड्स, तो गुड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमको पता है, सेल क्या होता है, क्या सेल और एग्रीमेंट टू सेल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे कुछ डिफरेंसेस भी आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। सो कोशिश करेंगे यूनिट 1 को 50% आज इस वीडियो में हम कवर कर दें और पार्ट 2 में 50% हम कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर गुड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये पूरा एक्ट हमें क्या बोलता है। लेट्स अंडरस्टैंड। अब दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। यूनिट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स यहाँ पर पूरा एक्ट जो है, अगर हम उसका नाम देखें तो SOGA, जिसे हम सोगा कहते हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब यहाँ पर एक एक वर्ड को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर सेल, दूसरा वर्ड है यहाँ पर गुड्स। एक्ट आप अपने आप में जानते हैं क्या होता है और ये उसका एक यहाँ पर ईयर दे रखा है, ठीक है। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आप इस सेल की बात कर रहे हैं तो एक लेमन लैंग्वेज में हम क्या समझते हैं, सेल मतलब किसी भी चीज को बेचना, किसी भी चीज को बेचना। तो यहाँ पर किस चीज को हम बेच रहे हैं, तो उसके आगे लिखा हुआ है गुड्स, यानी कि हम किसी सामान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इतना ज्यादा लेमन लैंग्वेज में हम लॉ में बात नहीं करते हैं। अगर आप बोल रहे हैं गुड्स मतलब सामान होता है तो ये बात हमें यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमें गुड्स की यहाँ पर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन चाहिए रहेगी कि गुड्स के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है। सो हमें कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर कवर करनी होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। सो डेफिनेशंस में हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें कवर करेंगे, जैसे हम देखेंगे सेल क्या होता है, यानी कि बेचना, जो आप कह रहे हैं सेल करना, वो क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ में एक जुड़ी हुई टर्म है जिसका नाम है एग्रीमेंट। यहां रुक जाता हूं मैं, एग्रीमेंट मैंने सिर्फ बोला, एग्रीमेंट टू सेल मैंने नहीं बोला है। यानी कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एग्रीमेंट तो आना ही चाहिए। एग्रीमेंट मतलब किसी भी चीज का समझौता करना, किसी भी चीज को बेचने वाले हो तो उसके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो एग्रीमेंट क्या होता है हमें ये भी समझना होगा, सेल क्या होता है ये समझना होगा। सेल के साथ में हम देखेंगे कि आज मैंने आपको ये पेंसिल बेच दी, आज के दिन ही मैंने बेच दी और आपने मुझे पैसे दे दिए, और मैंने आज आपसे ये बोला कि मैं आपको ये पेंसिल 1 महीने बाद दूंगा, बट इसका एग्रीमेंट आज हम करने वाले हैं। तो ये हुआ एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि बेचा नहीं है, हम बेचने वाले हैं बट उसका एग्रीमेंट आज हो चुका है। सो ऐसे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम समझेंगे। पहले मैंने बताया आपको सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ठीक है। एग्रीमेंट समझने के लिए हमें यहाँ पर क्या समझना होगा कि जब भी मैं कोई सामान यहाँ पर बेच रहा हूं तो सबसे ऑब्वियस चीज है कि अब मैंने अगर इस पेंसिल को सेल कर दिया है तो ये क्या पेंसिल मेरी बची, अब ये मेरी पेंसिल नहीं है, यानी कि ये पेंसिल आपकी है। मींस इस पेंसिल के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, इस पेंसिल के अंदर जो इसके राइट्स है, वो सब एज इट इज ट्रांसफर हो चुके हैं बायर के पास में, और मैं था सेलर। यानी कि बेचने के बाद में अब ये पेंसिल की प्रॉपर्टीज भी ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर कैसे चलती है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। नाउ स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ गुड्स, ये बात पक्की है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो गुड्स के बारे में बात करेंगे। गुड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे ट्रांसफर होती है, उसको बेचते हैं तो सेल कैसा होता है, और एग्रीमेंट टू सेल कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो बैकग्राउंड में एक चीज चलती आ रही है वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा तो हमेशा कितनी पार्टीज होगी। क्या अकेला बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता हूं। मैंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज दिन भर में 6 घंटे के लिए यहाँ पर बैठूंगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए 2 लोग चाहिए, राइट। तो उस डेफिनेशंस के अंदर हमें ये समझना होगा कि एक तो होगा बायर, एक होगा सेलर। तो बायर और सेलर कौन होता है?
ये डेफिनेशन भी हमको समझनी होगी, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, वो है डेफिनेशंस का। सेल ऑफ गुड एक्ट की हम यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ईयर जिस ईयर में जिस साल में ये आया है 1930, उस टाइम ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे कुछ बेसिक्स के साथ में डेफिनेशंस को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा जहां पर हम देखेंगे कि ये डेफिनेशंस पढ़ने के बाद में जो सेल है, आप जो शब्द यूज कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो सेल करना क्या उसमें और बाकी चीजों में कुछ डिफरेंस है क्या, बाकी चीजों का मतलब क्या है। तो आपने सुना होगा एक टर्म होती है हायर परचेज, ठीक है। इंटर लेवल पर आप इनको डिटेलिंग में देखने वाले हैं कि एचपी हायर परचेज क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, ये सब इंट्रोडक्टरी टर्म्स है जो आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख चुके हैं। तो एक एचपी में और सेल में क्या डिफरेंस है, बेलमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंसेस भी हमको यहाँ पर समझने पड़ेंगे। तो ये सब सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 के साथ में चीजें यहाँ पर कवर की जाएगी। तो आइए, इंट्रोडक्शन के लिए इतनी चीजें काफी है जो मैंने आपको बता दिया है, आउटलाइन ऑफ द फुल वीडियो कि इसके अंदर हम कैसे कैसे फ्लो में जाने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज हम यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे, जिन्होंने पुराने वीडियोज देखे उनको पता है हम मॉड्यूल से ही पढ़ाई करते हैं। आपको यहाँ पर कोर्स पूरा कंप्लीट होते जाएगा, ना ज्यादा ना कम, जितना है हम उतना ही पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। सबसे पहला यूनिट है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट। ये मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है और इसी चार्ट को आप यहाँ पर रिफर कर सकते हैं। एग्रीमेंट आपको देखना होगा। तो एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है, बायर और सेलर। क्या मैं आपको बता चुका हूं? यस। तो एग्रीमेंट देखिए, बायर और सेलर को समझिए। जब भी एग्रीमेंट होता है किसी चीज को बेचने के लिए तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी आज ट्रांसफर होगी कि कुछ टाइम बाद ट्रांसफर होगी, ये एक थिन लाइन है जो दो टर्म्स को अलग अलग करता है, यानी कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल। तो इमीडिएट ट्रांसफर होगी तो वो सेल हो जाएगा, बराबर है। और अगर वो येट टू बी ट्रांसफर्ड है, यानी कि बाद में ट्रांसफर होगी, 1 महीने के बाद में पेंसिल आपकी होगी, तो ये एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्या मैंने आपको बता दिया है? यस। मैं आपको ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं वो यहां पर ऑलरेडी मॉड्यूल में है। हम बोलेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसको यहां से क्रॉस चेक करेंगे। आगे क्या गुड्स की डेफिनेशन हमको पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल। गुड्स कितने टाइप्स के होंगे? बहुत सारे टाइप्स के गुड्स हो सकते हैं। मेनली यहां पर क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स जो एग्जिस्ट करते हैं, अभी है, यानी कि आप उसको देख सकते हैं। ये पेंसिल आज मेरे हाथ में है, ये एग्जिस्टिंग गुड है, मैं इसका यहां पर एग्रीमेंट करने वाला हूं आपको बेचने के लिए, ठीक है। फ्यूचर गुड, यानी कि मैं ये पेंसिल 1 महीने बाद खरीदूंगा और फिर आपको दूंगा। तो क्या आज मेरे पास पेंसिल है? नहीं है, तो क्या वो फ्यूचर गुड हो गया? यस। सो यहाँ पर हम एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि लेट्स से पेंसिल के बाद में मैं अपना एक खेत का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरा एक प्लॉट है बहुत बड़ा, वहां पर फार्म मैंने बना रखा है, वहां पर मैं क्रॉप्स उगाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एग्रीमेंट ये किया है कि इस पे जो भी क्रॉप्स आने वाली है वो मैं एक पार्टी को दे दूंगा और इतने प्राइस पर दे दूंगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आज जो क्रॉप्स हैं वो गुड्स के अंदर कवर होता है कि नहीं होता है। अगर गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा तो फिर हम उसको यहां पर सेल ऑफ गुड एक्ट्स के अंदर डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है कि नहीं होती है, तो उसके लिए गुड्स की डेफिनेशन हमको देखनी है। नाउ अगर गुड्स है तो क्या वो एग्जिस्टिंग गुड्स है, यानी कि क्या वो आज क्रॉप आपके सामने है, आपके पास में क्या गेहूं रखा हुआ है? नहीं, वो जब भी 6 महीने बाद 5 महीने बाद उग जाएगा और आप उसको बेचने जाएंगे तब वो गुड आपका तैयार होगा। मतलब आपने ऐसे चीज का एग्रीमेंट किया है जो आज आपके पास में नहीं है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, यानी कि जो बाद में आपके पास में आने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स हुआ, फ्यूचर गुड्स हुआ और कंटिंजेंट गुड्स हुआ। इन सब की हम डिटेलिंग करने वाले हैं, ये मैंने आपको अभी आउटलाइन दिया है। और एग्जिस्टिंग में भी 3 चीजें हैं, स्पेसिफिक है, असर्टेन्ड है और अनसर्टेन्ड है। जैसे नाम है आपको समझ में आ जाएगा इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर ही रुकता हूं। प्राइस और एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को मैं यहां पर कवर नहीं करता हूं, वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने क्या बात करी अभी तक, सेल के बारे में आपने समझा और डेफिनेशन समझी, पर आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं समझा अभी तक। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है वो यहां पर कवर होगा, जो बात करेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या एसेंशियल्स होते हैं। अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ना, कोई भी चीज आप बेचेंगे तो किसी न किसी प्राइस के लिए बेचेंगे, फ्री में तो आप नहीं देंगे, राइट। तो मनी कंसिडरेशन क्या होता है ये भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये हुई बात पूरी। चैप्टर क्या है, एक्ट क्या है, एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ये सब हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, डेफिनेशंस को स्टार्ट करते हैं। सो अभी जो भी हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर समझा है वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक हमने मिस किया है, उसको डिस्कस नहीं किया है। अब कोई भी एक्ट होता है
तो उसकी एक एप्लीकेबिलिटी होती है, यानी कि कोई भी एक्ट क्या पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है कि कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल है, तो कुछ ही स्टेट्स वाला बात यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी एक्ट अगर पास होता है तो वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर होता है। बट हमारे पास में एक्सेप्शन हमेशा जो है वो कौन सा है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, बराबर है। बट अभी जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज द एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी आप गुड्स का सेल करेंगे उससे रिलेटेड लॉ को बनाने के लिए और उसको अमेंड करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो ये है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। तो आपको जो डेट याद रखनी है वो कौन सी है, 1930 ऑब्वियसली आपको याद रखना है, और 1 जुलाई को ये एक्ट यहाँ पर हमारे सामने आया है। होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल है और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को नहीं है। अब ये है पुरानी बात, जम्मू एंड कश्मीर का रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से क्या इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर भी एज ए यूनियन टेरिटरी इंक्लूड हो चुका है? यस, हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर होल ऑफ इंडिया बोल दिया मतलब सब कुछ आ गया, दैट्स इट। बट ये पुराना आपके यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए पुराना टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस लाइन ऑफ डिफरेंस को आप याद रखेगा, ठीक है। नाउ सेल ऑफ गुड अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बोला है, अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मैंने आपसे कुछ बेचने की बात करी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप में। अब कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होगा, रिटर्न होगा, कोई एक मनी कंसिडरेशन के लिए होगा, राइट, किसी प्लेस पर होगा, किसी फ्यूचर डेट पे हो रहा है तो वो डेट भी वहां पर बताई गई होगी। ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो हम सबसे लास्ट में देखने वाले हैं। सो ये एक अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है जिसको यहाँ पर लॉ इन इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। बट व्हाट इज सेल, सेल आखिरकार होता क्या है? तो सेल इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये एक बार्गेन है। बार्गेन क्यों है? बार्गेन मतलब ये नहीं होता है कि खड़े होके ये बोलना कि 20 की चीज 10 में दीजिए। बार्गेन मतलब ये होता है कि एक स्कोप होना, यानी कि दोनों लोग यहाँ पर प्राइजेस को डिसाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके नहीं। मींस अगर ये बायर बोल रहा है कि मुझे ये चीज 2000 में लेनी है तो सेलर बोल सकता है कि मैं 5000 का ही देने वाला हूँ। तो राइट, अगर इन दोनों के बीच में बार्गेन कैपेसिटी है और इनमें से कोई भी एक मान जाता है तो यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। मतलब बार्गेन कैपेसिटी इज लाइक टू हैव अ स्कोप कि यार कोई भी यहाँ पर प्राइस डिसाइड कर सकता है और एक म्यूचुअल प्राइस पे डिसाइड करके ये एग्रीमेंट टू सेल या फिर सेल हो सकता है। सो सेल होता क्या है? सेल इज अ टिपिकल बार्गेन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन की बात। अब बायर की डेफिनेशन अगर हम डिटेल्ड में देखें तो बायर कौन है? जो खरीदता है वो बायर है, बराबर है। और जो सेलर कौन है? जो बेचता है वो सेलर है। नाउ यहां पर इतना इजी तो नहीं होगा, क्या यहां पर सेलर के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन भी सेल कर सकता है क्या? तो सर एजेंट्स होते हैं, राइट। मेरा जो काम है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं ये पेंसिल बनाता हूं, तो मैं सब जगह जाके तो बेच नहीं सकता हूं, तो मुझे बिजनेस ज्यादा करना है तो मैंने हर स्टेट में अपने एजेंट्स बना रखे हैं और वो जो एजेंट्स हैं वो मेरा सामान बेचते हैं, राइट। तो एक सेलर खुद यहाँ पर पर्सन वो भी हो सकता है जो बना रहा है और वो पर्सन भी हो सकता है जो इंटरमीडियरी है, यानी कि जो बीच में एक एजेंट का काम कर रहा है, बराबर है। तो यही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में दी गई है। बायर मीन सब पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय, दोनों चीजें लिखी हुई है, या तो खरीद रहा है या फिर खरीदने के लिए वो वादा कर रहा है। एग्रीज टू बाय तो फ्यूचर डेट पे वो खरीदने वाला है या वो आज खरीद रहा है, वो बायर होगा, ठीक है। तो सेलर में भी यही होना चाहिए, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, हु बायज और एग्रीज टू बाय व्हाट गुड्स। गुड्स की बात चल रही है यहाँ पर। सो गुड्स की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है वो हम आगे देखेंगे, गुड्स मतलब होता क्या है। अब बायर और सेलर ये दोनों अपने आप में कैसी टर्म्स है? ये है कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर एक बायर है तो दूसरा सेलर होगा, तभी ये बंदा बायर बना है, राइट। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। सो ये बात हुई अभी तक इंट्रोडक्शन के बाद में कि बायर और सेलर कौन होगा। ये डेफिनेशन का पहला सेट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सेट जो शुरू होने वाला है वो है गुड्स का, कि गुड्स आखिरकार होते क्या है। तो जिस चीज का इंतजार था, आइए बच्चों को पढ़ते हैं। सो गुड्स इज नथिंग बट एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी हर चीज जो मूवेबल है वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, क्या लैंड यहाँ पर गुड्स में आएगा? लैंड क्या मूवेबल है? नहीं। तो लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग क्या यहाँ पर मूवेबल है? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हिलाया नहीं जा सकता है, राइट। वो एक जगह फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, बन चुका है। ओके सर, एक ऐसा फैक्ट्री का बहुत बड़ा प्लॉट है, वो प्लॉट अपने आप में तो गुड्स नहीं होगा, बराबर है। अब सर इस पूरे प्लॉट के ऊपर अगर मैंने एक बहुत बड़ी मशीनरी बनाई है, ठीक है,
और वो जो मशीनरी है सर, वो मशीनरी यहाँ पर मुझे अटैच करनी पड़ी टू द ग्राउंड, ठीक है। और कैसे अटैच करना पड़ा सर? ऐसे अटैच करना पड़ा कि अब मैं उसको मूव नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने एक ऐसी मशीनरी लगाई जो बहुत बड़ी मशीनरी है, एंड दैट इज अटैच टू द ग्राउंड एंड फिक्स्ड। तो क्या ये मशीनरी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज वंस इट इज बीइंग अटैच टू द ग्राउंड, अब वो उसको हिला नहीं सकते। अगर आप इस मशीनरी को अब निकालेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, फर्दर यूज नहीं है, इसीलिए वो गुड्स की डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं आएगा। अगर इस मशीन को मैं यहाँ से निकाल के और कहीं मैं रख सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, तो फिर ये मेरे लिए गुड्स हो जाते हैं। बट वंस इट इज बीइंग अटैच टू द ग्राउंड और उसको निकालने के लिए अब मुझे उसको डिमोलिश ही करना पड़ेगा, तो वो मेरे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि आगे अभी आपको समझना होगा कि गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होती है वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रास का या फिर क्रॉप का, राइट। तो ग्रोइंग क्रॉप्स क्या गुड्स है? बिल्कुल है। ग्रोइंग क्रॉप्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, ये आप देख लीजिए। ऑल्सो इंक्लूड यहाँ पर, और अदर देन यानी कि इन चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इनको एक्सक्लूजन्स है और ये क्या है? ये इंक्लूजन्स है, ठीक है। नाउ इंक्लूजन्स की हम पहले बात कर लेते हैं। क्या स्टॉक को, शेयर्स को, इनको गुड्स की डेफिनेशन में लिया गया है? यस, स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, ग्रास आता है, और अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आने वाला है, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच अग्रीज टू बी सीवर्ड। यानी कि इन्होंने बोला है कि ऐसी लैंड का जो भी पार्ट है वो सब के सब गुड्स बोलने में आएगा। तो सर आपने बोला कि ये जो मशीनरी है जो मैंने यहाँ पर अटैच कर रखी ग्राउंड से, वो आपने गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लिया। तो यहाँ पर तो लेना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच अग्रीड टू बी सर्व्ड, यानी कि जिसको आप फ्यूचर में बेचने वाले हैं उनको हम यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन में लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो एक और डेफिनेशन हम बनाते हैं यहाँ पर। ये मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा प्लॉट है लैंड का, इस पूरे प्लॉट के ऊपर बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है। अब ये ट्रीज है, यहाँ पर किसी भी चीज़ के ट्रीज हो सकते हैं, ओके। सो ट्रीज है यानी कि ऑब्वियसली वुड है, बराबर है, वुड है, ट्रीज है यानी कि वुड के ये सेपरेट लॉग है क्या? अभी तक लॉग मतलब क्या वुड के पीसेस है यहाँ पर? नहीं, अभी पूरा का पूरा पेड़ है। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्लॉट है, जो ज़मीन है, जो जंगल है, जो आपका पूरा खेत है, वो तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो मूवेबल नहीं है। बट सर ये जो पेड़ खड़े हुए हैं, क्या इनको हम गुड्स में लेंगे? क्योंकि सर यहाँ पर लिख रखा है थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। तो ट्रीज जो है वो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर है, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी चीज़ है जो अटैच्ड है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आना चाहिए इस डेफिनेशन के हिसाब से। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये पेड़ मूवेबल है या फिर ये अटैच्ड है, ज़मीन से निकल नहीं सकते हैं? ये मूवेबल नहीं है, इसीलिए जो ट्रीज है क्या वो गुड्स होंगे? नहीं। बट जब मैंने इन ट्रीज को काट दिया और मैंने वुड को, लकड़ी को तोड़ तोड़ के मैंने उनको यहाँ पर लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बड़े बड़े सर्कुलर लॉग्स होते हैं ट्रीज के, उनमें मैंने कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि मैं उनको अब एक प्लेस से उठा के दूसरी प्लेस पे ले जा सकता हूँ, वापस उनको मैं ले जा सकता हूँ, यानी कि अब वो मूवेबल फॉर्म में आ चुके हैं। तो पेड़ अपने आप में गुड्स है? नहीं। बट पेड़ काटने के बाद में जब लकड़ी बन चुकी है और वो लॉग्स बन चुके हैं, तो क्या वो गुड्स है? यस। इसी तरीके से जो यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो ग्राउंड से इस तरीके से अटैच्ड है, जिनको निकाला जा सकता है और उनको यूज़ किया जा सकता है, वो मेरी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। बट ऐसी चीज़ जो लैंड से अटैच्ड है बट उनको निकालने के बाद में मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, वो यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सो ये चार चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है, स्टॉक को, शेयर्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को, एंड एनी अदर थिंग्स विच आर अटैच्ड टू और दे आर इन रिलेशन टू माई लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड। तो ये चारों चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। तो एक्सक्लूड क्या किया जाएगा? अब एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला टर्म है एक्शनेबल क्लेम्स और दूसरा टर्म है यहाँ पर मनी इन सर्कुलेशन। आइए दोनों को समझते हैं, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले बताता हूँ मनी इन सर्कुलेशन क्या होता है। मनी इन सर्कुलेशन मतलब कि रोकड़ा। आपके पास में 2000 का नोट है, अब मैंने आपको बोला कि 2000 रुपये का नोट ले, इसको तू 2-4 दिन यूज़ कर, ठीक है, और उसके बाद में मुझे 2100 रुपये दे देना। तो ये क्या हुआ? क्या आपने ये पैसा बेचा है क्या? मतलब इन शॉर्ट आप क्या पैसे को बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर करेंसी बनाई, करेंसी नोट्स को आप यूज़ करते हो फॉर मनी कंसिडरेशन। आप बोल रहे हो कि हम मनी को ही बेचेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है?
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं होता है। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो क्या होगा, तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन होता है। जैसे जब नोटबंदी हुआ, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, तो लोगों ने क्या किया, 500 और 1000 के नोट दूसरी पार्टीज को दिए और उसके बदले में ऐसी करेंसीज ली जो चल रही थी उस टाइम पर, या फिर 500 1000 के पुराने करेंसी के नोट्स रखे हुए हैं और उसके बदले में 2000 नोट के एक्सचेंज किए और उसके बदले में कमीशन लिया। तो क्या ये लीगल ट्रांजैक्शन है? ये लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि आप मनी सर्कुलेशन पे पैसे नहीं कमा सकते हो, मनी सर्कुलेशन को आप गुड्स नहीं समझ सकते हो, इसीलिए इनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेंसी नॉट इंक्लूडेड, इसलिए क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? तो इसका वर्ड है एक्शनेबल, यानी कि जो एक्शन में लाया जा सके और एक्शन के थ्रू आपका वो क्लेम बनता है। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और सूट। एग्जाम्पल डेट, डेट यानी कि आपके ऊपर किसी का कर्जा है, बराबर है। अब जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया है डेट का, बट हम इससे एक बेटर एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा क्लेम जिसके ऊपर आपका हक बनता है, यानी कि ऐसा पैसा जिसके ऊपर आपका हक बनता है। अब इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं, आप हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, बराबर है। आप प्रीमियम वो क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है, लेट्स से आपने हर महीने आपने 1000 की प्रीमियम भरी और ये आप 1000 रुपये हर महीने देते जाएंगे और ऐसा 5 साल तक आपको 1000 रुपये हर महीने देने हैं। सो एट लास्ट आपके पास में 7 लाख रुपीज़ आएंगे, ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट है, बराबर है। ये अमाउंट 7 लाख रुपए जो है वो क्या आपका हक बनता है उन पैसे के ऊपर? बराबर, यानी कि वो आपका क्लेम है और वो एक्शनेबल क्लेम है, यानी कि कुछ एक्शन होगा तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट जनरेट होगा उस पर हमारा क्लेम बनता है। इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेट्स से आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो गई, यानी कि ये एक्शन हुआ, डेथ होने की एक्शन हुई, जिसकी वजह से जो पैसा आपने यहाँ पर भरा था उसके ऊपर अब जो आपको मिलना है उसके ऊपर आपका हक बनता है। तो ये हुआ आपका एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, एक एग्जांपल हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी का। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एफडी का, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट आपने बैंक के पास में रखा, क्या आपका हक बनता है उसके ऊपर? राइट। क्या एक्शन होगी यहाँ पर कि हमारा जो फिक्स्ड डिपॉजिट का टर्म है वो खत्म हो गया 5 साल का, तो अब जो पैसा उनके पास में रखा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो पूरा अमाउंट का हक मेरा बनता है और मैं उनको लूंगा बैंक से। तो ये हुआ मेरा एक्शनेबल क्लेम। अब ये जो एक्शनेबल क्लेम है, यानी कि जो 7 लाख रुपए है या फिर जो एफडी का मैच्योर्ड अमाउंट है, ये क्या गुड्स है कि नहीं है? तो ये जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर। और ध्यान रखिएगा, हर एक डेफिनेशन एक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है। अब अगर आप गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो जीएसटी के अंदर गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया गया है, बट यहां पर उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब उनका कहना है कि जब मैच्योरिटी अमाउंट आप देंगे, तो एक बैंक ने जब मैच्योरिटी अमाउंट पे किया, ठीक है, उस पर्सन को, या फिर एक इंस्टीट्यूट ने, एलआईसी ने मैच्योरिटी अमाउंट मुझे पे किया इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली को, तो जो अमाउंट फाइनली आपने पे किया है क्या उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो उनका कहना है जीएसटी में कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। तो वहां की डेफिनेशन अलग है, यहाँ की डेफिनेशन अलग है। सो एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड नहीं किया गया है और मनी इन सर्कुलेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, और इंक्लूड किया गया है इन 4 चीजों को। इसी के साथ में गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पर कवर होती है। सो दोस्तों ये बात हुई, अभी हमने देखा कि गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा। पूरी डेफिनेशन हमने यहाँ पर कवर करी है गुड्स की। उससे पहले हमने बायर्स और सेलर की डेफिनेशन यहाँ पर कवर करी है। अब टाइम है कि हमें देखना पड़ेगा गुड्स का कितना टाइप्स है यहाँ पर, यानी कितने डिफरेंट टाइप्स के गुड्स को हम समझने वाले हैं। बहुत डिटेल नहीं करेंगे हम, फटाफट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है फ्यूचर गुड्स और तीसरा है कंटिंजेंट गुड्स। जैसे इनके नाम है वैसे ही इनका मीनिंग भी है। मैं आपको ओवरव्यू स्टार्टिंग में दे चुका हूं, हम डेफिनेशन के साथ में टेक्स्ट के साथ में देखते हैं कि इनके डेफिनेशन क्या है। बट एग्जिस्टिंग गुड्स के भी अंदर 3 कैटेगरी है जो हमको समझनी होगी। स्पेसिफिक गुड्स की, दूसरा है असर्टेन्ड गुड्स की, और तीसरा है अनसर्टेन्ड गुड्स की। यानी कि स्पेसिफिक गुड्स, मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। असर्टेन्ड यानी कि जिसे यहाँ पर पता किया जा सकता है, जो हमें पता है कि असर्टेन्ड है, कितनी क्वांटिटी होगी। मैंने आपको कहा कि मैं आपको इतना पेट्रोल, इतना लीटर ऑफ पेट्रोल बेचने वाला हूँ, राइट। अब पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो क्रूड ऑयल है, यानी कि जो इवेपोरेट भी हो सकता है, होता ही है। यानी कि मैंने अगर आपको यहाँ पर 50 लीटर पेट्रोल दिया तो हो सकता है फाइनली जब तक वो चीज़ आपके पास पहुँचे तो 48 लीटर्स ही पहुँचे।
पहुंचे। यानी कि यहाँ पर क्या क्वांटिटी असर्टेनेबल है, क्या असर्टेनेबल नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो यहाँ पर इस कैटेगरी में आ जाएगा। सिर्फ एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है, डिटेलिंग हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एग्जिस्टिंग गुड। आज सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो गुड कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज दोज ओन्ड एंड possessed by the seller at the time of contract of sale। ये है सेक्शन नंबर 6। अब यहां पर एग्जिस्टिंग गुड्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, काइंड्स हो सकते हैं, देखिए लिख रखा है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट अ टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। यानी कि जिस वक्त मैं आपसे यहाँ पर समझौता कर रहा हूँ, एग्रीमेंट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक गुड की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको ये एप्पल पेंसिल दूंगा सेकेंड जनरेशन, तो क्या ये मैं स्पेसिफिक इसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ? यस, मैं इसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये हुआ मेरा स्पेसिफिक गुड। अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको सैमसंग का मोबाइल फोन दूंगा, तो क्या ये स्पेसिफिक गुड हुआ? नहीं। कौन सा फोन दोगे आप मुझको, राइट? तो यहां पर हम सेल कर रहे हैं तो किस चीज का कर रहे हैं? तो अगर वो गुड एकदम स्पेसिफाइड है, एग्रीमेंट में बताया जा रहा है कि हाँ यही प्रोडक्ट है जो मैं बेचने वाला हूं। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस मैं आपको बेचने वाला हूं, तो ये हुआ स्पेसिफिक गुड। तो इसीलिए डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा गया है स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जांपल एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक अ सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge। यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, हमने S9 प्लस की बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है 5 कार्स का। यानी कि एक पर्सन है, उसके पास में 5 कार है। अब वो बोल रहा है कि मैं आपको एक कार बेचूंगा, तो एक कार कौन सी बेचोगे आप? स्पेसिफाइड गुड्स नहीं हुआ ना। तो मैंने बोला कि मेरी इन 5 कार में से जो मेरी BMW है वो मैं आपको बेच दूंगा, राइट? तो BMW बेचने का जो मैंने वादा किया है या जो एग्रीमेंट हुआ है, जो अग्रीड अपॉन है, वो मेरा स्पेसिफाइड गुड्स हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है इसमें। स्पेसिफाइड गुड्स हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब एग्जिस्टिंग के अंदर ही बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग है उसके अंदर स्पेसिफाइड गुड्स की बात हो गई, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है असर्टेन गुड्स, यानी कि जिसको आप असर्टेन कर सकते हो, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एग्रीमेंट में आप यहाँ पर बता रहे हो असर्टेनेबल अगर गुड है तो उसे हम यहाँ पर इस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अब देखिए दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। ये टर्म को इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, बट सो जुडिशियल सेंस में उसको एक जैसा समझा जाता है। यानी कि अगर मुझे ये पता है मैं किसी गुड्स को आइडेंटिफाई कर चुका हूं, असर्टेन कर चुका हूं, तो वो स्पेसिफाइड गुड्स ही बन जाता है और असर्टेन गुड्स भी बन जाता है। सो असर्टेन गुड्स का हो, स्पेसिफाइड गुड्स का हो, एक ही बात है। बट एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत तगड़ा दिया है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, मेरा यहाँ पर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मेरा बहुत बड़ा गोडाउन है जिसके अंदर मैं अपना कॉटन रखता हूँ। कॉटन के यहाँ पर बेल्स होते हैं बड़े बड़े, राइट? रोल्स होते हैं, वैसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर कॉटन के बहुत बड़े बेल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। लेट्स से मेरे पूरे गोडाउन के अंदर 100 बेल्स रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्रीमेंट किया कि ये 50 बेल ले जाओ यार, यानी कि 50 रोल ले जाओ आप। आपने पूछा कौन से 50? आपने 50 का एग्रीमेंट कर लिया, 100 में से कौन से 50 है जो आपने मुझे बेचे? तो आप कहोगे सुनो, यहाँ 100 में मैंने यहाँ पर ऐसा मार्क बना रखा है, स्टार मार्क। जिन जिन पर स्टार मार्क देना वो सब 50 बेल्स आपके हैं, राइट? इसका मतलब ये हुआ, क्या वो बेल्स यहाँ पर असर्टेन्ड है? यानी कि क्या मैं उनको स्पेसिफाइड कर चुका हूँ? यस, तो वो यहाँ पर असर्टेन्ड गुड्स हो जाएंगे। तो हर ऐसे गुड्स जो असर्टेन्ड नहीं होते हैं वो क्या होंगे? वो अनसर्टेन्ड होंगे, राइट? जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मेरा सॉल्ट का बिजनेस है। नाउ सॉल्ट का बिजनेस है तो यहाँ पर 1000 पैकेट्स रखे हुए सॉल्ट के, और मैंने आपको बोला कि ले जाओ यार, ये एक पैकेट है, ये आपका है। तो उसने कहा इन 1000 में से मेरा कौन सा एक पैकेट होगा? तो आपने कहा कि अब एक कोई भी हो सकता है यार। तो यहाँ पर इट इज अ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बिकॉज इट इज नॉट नोन विच पैकेट इज टू बी डिलीवर्ड, सो इट बिकम्स असर्टेन और स्पेसिफाइड गुड्स अगर मैं उसको सेपरेट कर पाऊंगा तो वंस अ गुड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट, तो वो स्पेसिफाइड गुड हो गया या फिर असर्टेन गुड हो गया। और अगर मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता हूं तो अनसर्टेन गुड हो गया। इस तरीके से ये तीनों कैटेगरीज एग्जिस्टिंग गुड्स की हमने कवर कर ली है। अब देखते हैं फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स। अब दोस्तों अगला यहाँ पर कैटेगरी है फ्यूचर गुड्स की। फ्यूचर गुड्स मैंने आपको समझाया था कि आज वो एट द प्रेजेंट क्या वो अवेलेबल है मेरे पास में नहीं है, बट मैं क्या उनको फ्यूचर में बेचने वाला हूँ, राइट? तो मेरी क्रॉप्स अभी तक उगी है क्या? नहीं, बट मैंने उनको बेचने का यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया है। सो यहाँ पर फ्यूचर गुड्स का हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए नोट्स में कि जब भी बात आएगी एग्रीमेंट टू सेल की, तो एग्रीमेंट टू सेल को आप हमेशा यहाँ पर जो गुड्स होंगे वो होंगे फ्यूचर गुड्स, ठीक है?
तो फ्यूचर गुड्स का हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है और एग्रीमेंट टू सेल में हमेशा फ्यूचर गुड्स ही होते हैं, कभी भी एक्चुअल सेल नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने अनइक्वल का साइन लगा दिया है। एक्चुअल सेल कभी भी नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल सेल के लिए एग्जिस्टिंग गुड्स चाहिए और एग्जिस्टिंग गुड नहीं है तो वो एक्चुअल सेल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे कैसे लिए इन्होंने, देखिए अब मैंने यहाँ पर 1000 क्विंटल पोटैटोज यानी कि आलू बेचने का यहाँ पर एग्रीमेंट किया है, जो मेरे फील्ड पे यानी कि मेरे खेत पर उगने वाले हैं। उगे हैं क्या अभी तक? नहीं। बेचने का मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है तो फ्यूचर गुड्स होंगे। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास में 10 गाय हैं, काउज है, इनसे इस साल में जितना भी दूध निकलेगा वो सब आपका है, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ। तो क्या दूध मेरे पास में आज है क्या? नहीं, बट जो आने वाला है यानी कि फ्यूचर गुड्स है उसका मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया है। और क्या एग्जांपल दिया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस जो प्रोड्यूस करूंगा मेरे गार्डन से वो मैं आपको बेचने वाला हूं, तो अगेन फ्यूचर गुड्स का सेल हुआ, ये एग्रीमेंट टू सेल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ फ्यूचर गुड्स। अगला कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट मतलब द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी, अनसर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। अब ये क्या मतलब हुआ है, इन्होंने बोला कि जो गुड्स है वही कंटिंजेंट है, यानी कि उनको खरीदूं ना खरीदूं ये डिपेंड करता है एक ऐसे इवेंट पे, अगर वो इवेंट हुआ तो मैं इन गुड्स को खरीदने वाला हूं। मतलब कि मेरा जो एग्रीमेंट हो रहा है वो कंटिंजेंट गुड्स का है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके गुड्स को खरीदूंगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, लेट्स सी। अब ऐसा क्या एग्रीमेंट है, तो सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर गुड्स में भी यही हो रहा था और अभी भी यही हो रहा है। फ्यूचर गुड्स के टाइम पर आपने बोला कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है बराबर है वो फ्यूचर में एग्रीमेंट टू सेल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होगी। मतलब आज क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो सर कंटिंजेंट गुड्स में भी तो यही हो रहा है, मतलब मैंने खरीदने का वादा किया है बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा इवेंट कुछ होता है फ्यूचर में तो मैं खरीदूंगा। तो सर ये भी तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया, इसमें भी आज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, राइट। तो दोनों का नेचर तो एक ही हो रहा है, ये बात हमको समझ में आ गई, चाहे फ्यूचर गुड्स कहिए चाहे कंटिंजेंट गुड्स कहिए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देखिए मेरे पास में पेंटिंग रखी हुई है और वो पेंटिंग है पिकासो की, ठीक है, द फेमस पेंटिंग। नाउ ये पेंटिंग मुझे बेचनी है, मिस्टर ए को ये पेंटिंग पसंद आ गई है, बट मिस्टर ए ने कहा है कि ये पेंटिंग मैं तभी खरीदूंगा जब मुझे ये पेंटिंग जो राइटफुल ओनर है यानी कि जो ओरिजिनल ओनर है उसके थ्रू ही बिके। तो कोई बीच में कोई भी पर्सन आएगा तो मैं यही नहीं खरीदने वाला हूं। मतलब कि यहाँ पर इस गुड्स को खरीदने का एग्रीमेंट हो गया है, बट ये कब खरीदा जाएगा, जब इसका एक इवेंट है जो होने वाला है वो साथ में होगा। वो इवेंट क्या है, अगर ओनर ने बेची तो ही इसको खरीदा जाएगा। तो एक ऐसा इवेंट होने पर ही उन गुड्स को बेचा जाएगा, तो ऐसे गुड्स को कंटिंजेंट गुड्स बोले जाते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। सो इस तरीके से हमारे गुड्स की डेफिनेशन सारी यहाँ पर कवर होती है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग के अंदर हमने देख लिया स्पेसिफाइड गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, ये सब हमने समझ लिया है। उससे पहले गुड्स की हमने डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखे और बायर एंड सेलर की डेफिनेशन देखी और इंट्रोडक्शन हमने देखा। इतना सब कुछ हम इस पूरे वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। मतलब कि अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और है जो आपको इस पूरे एक्ट को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में यहाँ पर एंड कर देते हैं पढ़ने के बाद में। उसके बाद में आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, इससे रिलेटेड सेक्शन क्या है, जो डिफरेंसेस है यानी कि अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है जैसे एचपी है, बेलमेंट है, तो इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम यहाँ पर अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर और कौन सी डेफिनेशन है जिनका हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेट्स सी, अगला डेफिनेशन है यहाँ पर डिलीवरी की, यानी कि आपको डिलीवरी तो करना पड़ेगी। गुड्स आप बेच रहे हैं, आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है या फिर आपने सेल किया है, दोनों चीज़ों में आपको डिलीवरी तो करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी क्या है ये भी तो आपको समझनी चाहिए ना। अब देखिए हुआ क्या, मैं गया कार खरीदने के लिए, ठीक है, कार खरीदने के लिए गया और उस बंदे ने बोला कि सर यहाँ पर कार हमारे पास में अभी शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ इसकी कीज़ रखते हैं। ठीक है, तो सर ये लीजिए, ये कार की चाबी और अब से कार आपकी हुई। तो अब एक बात बताइए आप कि कार की चाबी आपको मिली यानी कि कार क्या आपकी हो गई है क्या, राइट। क्यों, इसको बोला जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी, यानी कि हमने सिंबॉलिक तरीके से आपको डिलीवरी कर दी है। चलिए कार से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम बात करते हैं यहाँ पर घर की। तो मैंने यहाँ पर 3 BHK खरीदा कुलाबा के अंदर, मुंबई के अंदर।
अब वो 3 BHK मुझे उठाकर देना चाहिए ना किसी को, तो कोई एक 3 BHK घर को उठा के दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। बट क्या उसकी चाबी ट्रांसफर हो सकती है? बराबर है। तो जब किसी ने मुझको घर की चाबी दी तो मैंने ये बोला कि ये घर मैंने खरीद लिया है, तो इसे बोला जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। तो एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि मूवेबल गुड्स की, ये पेंसिल मैंने दी तो इसका पोजीशन भी आपके पास में चले गया और मैंने आपको हैंडओवर कर दिया, तो ये होती है एक्चुअल डिलीवरी। एक होती है जिसमें आप गुड्स को हिला नहीं सकते हो क्योंकि वो मूवेबल गुड्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंबॉलिक डिलीवरी करेंगे। तो ये 3 तरह की डिलीवरी है जो हमें यहाँ पर देखनी होगी। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, जब एक गुड्स का ट्रांसफर किया जाता है पोजेशन का तो 3 तरीके से हो सकता है। पहला है एक्चुअल डिलीवरी जैसे, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और तीसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या है, मतलब फिजिकली डिलीवर कर दिया गया, राइट। जैसे 2 व्हीलर एक्टिवा ली मैंने, तो एक्टिवा मैंने खरीदी तो, या फिर मैंने कार खरीदी, तो ये मेरी एक्चुअल डिलीवरी में भी आ सकता है, ठीक है। घर की चाबी मेरा यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी में नहीं आएगा, वो आएगा सिंबॉलिक डिलीवरी में। तो सर ये बीच की डिलीवरी जो रहेगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये क्या होता है? अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज in the custody or actual possession of the thing as in the case of delivery by atonement। अब इसका मतलब क्या हुआ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, यानी कि हकीकत में मेरे पास में गुड्स है बट मैं उनका ओनर नहीं हूँ, मैं उनको सिर्फ किसी के बिहाफ पर उसको रख रहा हूँ, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब इस पूरे यहाँ पर डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग, यानी कि जहां गुड्स रखे हुए हैं वहीं रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने उन गुड्स के ऊपर या तो कोई प्लेज क्रिएट कर लिया है या फिर कुछ राइट क्रिएट कर लिया है। देखिए, तो जो मेरा विदाउट एनी चेंज है, कस्टडी जहां पर एक्चुअल पोजीशन है वहां पर ही है, as in the case of delivery by atonement यानी कि acknowledgement। Example, where a warehouseman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request, means यहाँ पर constructive delivery सिर्फ हो चुकी है। इसका मतलब कि मेरा एक warehouse है, उसके अंदर goods रखे हुए हैं। अब इस पूरे warehouse के अंदर जो भी गुड्स रखे हुए हैं वो है किसके, वो रखे हुए हैं मिस्टर ए के, यही बात लिखी हुई है। होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए, यानी कि ये जो वेयर हाउस का ओनर है वो इन गुड्स को होल्ड कर रहा है जो मिस्टर ए के हैं, बट मिस्टर ए ने बोला है ओनर को कि इन गुड्स को आप होल्ड करिए ऑन बिहाफ ऑफ बी, मैं उनको बेच चुका हूं। तो यहाँ पर डिलीवरी कुछ हुई है क्या? नहीं हुई है। क्या यहाँ पर पोजीशन या एक्चुअल कस्टडी चेंज हुई है क्या? नहीं हुई है। बट यहाँ पर सिर्फ ओनर जो है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो ये ओनर जो यहाँ पर इन कस्टडी को मेंटेन कर रहा है अभी भी, बट वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो 3 तरीके की डिलीवरीज होती है। डिलीवरी हमेशा एक वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज अ जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf। और ये 3 तरह की डिलीवरी होती है, ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन समझ ली है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, यानी कि जो ये गुड्स है उनका ये ओनर है, ये बात आप कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए एक होता है डॉक्यूमेंट, तो उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जैसे होता है बिल ऑफ लेडिंग, एक डॉक का वारंट होता है, वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, रेलवे की रिसीट होती है, ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वारंट होता है, ऑर्डर होता है, ये सब चीज़ें प्रूव करती है कि इसके ओनर कौन है। तो इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उन सब को हम एज अ प्रूफ बोलते हैं कि ये पोजीशन जिसके पास में है वो इसका ओनर होगा, तो उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वर्ड को लिया गया है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बीच में। एक है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और दूसरा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास में शेयर्स हैं और शेयर्स का होता है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखा रहता है कि इन शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स का ओनर कौन है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये शो कर रहा है कि जिसका इसके ऊपर नाम लिखा है वो इसका ओनर है, मतलब इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। बट क्या ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मैं साइन करके या इंडोर्स करके इसको किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वही होगा
जिसके ऊपर मैं साइन करके उसको इंडोर्स करके आगे ट्रांसफर कर सकता हूं, जिनसे मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता हूं, वो मेरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा। जिससे मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, सिर्फ उससे ये प्रूफ होता है कि इन शेयर्स का या इन गुड्स का मैं ओनर हूं, वो उनको बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स शोइंग टाइटल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझना होगा। तो ये देखा हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमको देखनी है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, यहां पे इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी मतलब होता है ओनरशिप या फिर जनरल प्रॉपर्टी जिसे बोला जाता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ओनरशिप गुड्स की जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर, और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर। इट मीन्स ए जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि उन गुड्स के अंदर ओनरशिप किसकी है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसको प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो पूरे एक्ट के अंदर जब भी आपको बोला जाएगा कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई यार, इसका मतलब कि अब ओनरशिप जा चुकी है। पोजीशन भले ही किसी के पास में भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ओनरशिप जा चुकी है, ठीक है। कहीं कहीं पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। कहीं कहीं पोजीशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, डॉक्यूमेंट के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो अगर पोजीशन नहीं भी लिया है, वो गुड आपके पास में नहीं भी आया है, तो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो चुकी है उसके अंदर की, यानी कि गुड्स की ओनरशिप अब चेंज हो चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी का यहाँ पर मतलब होता है। सो देख लीजिए, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल ओनरशिप राइट्स ऑफ द गुड्स। Note that the general property in goods to be distinguished from a special property। अब यहाँ पर आपको देखना है, एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो जनरल और स्पेशल में यहाँ पर डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, तो इसका सिंपल सा एक मतलब है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सीजे ने कुछ लोन लिया है मैंने एक पर्सन से, मिस्टर बी से, ठीक है ना। मिस्टर बी से मैंने लोन लिया है और वो मैंने नहीं चुकाया है, तो मैंने या फिर चुकाने के लिए कुछ गारंटी के लिए मैंने कुछ प्लेज किया और मैंने कहा कि ये मेरी कार है, इस कार को आप रख लीजिए जब तक मैं आपको पैसे नहीं देता हूँ, ठीक है। सो मैंने एक तरीके से इस प्रॉपर्टी को रख दिया मिस्टर बी के पास में ना। इस कार का राइटफुल ओनर कौन है, स्टिल मैं ही इस कार का ओनर हूं। मतलब कि इस कार के अंदर जो जनरल प्रॉपर्टी है क्या वो अभी भी मेरे पास में है, राइट मेरे पास में है। तो बी के पास में क्या है, बी के पास में है स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि जब तक मैं ये एडवांस दिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटा देता हूं तब तक उस अमाउंट के लेवल तक, यानी कि एडवांस तक के अमाउंट का उस प्रॉपर्टी पर हक किसके ऊपर है, मिस्टर बी के ऊपर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल और स्पेशल, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग पर्सन के पास में हो सकती है। स्पेशल प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के पास में है, क्यों, फॉर दैट मैटर, यानी कि सिर्फ उतने स्पेसिफिक एक्ट के लिए। और जनरल प्रॉपर्टी जो रियल ओनर है उसके पास में ही होती है। तो ये हमने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी यहाँ पर देख ली है। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हमने सारी यहाँ पर कवर कर ली है दोस्तों। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर हमारा डेफिनेशन का, इंट्रोडक्शन का और बेसिक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट पार्ट 1 क्लियर होता है, जहाँ पर हमने देख लिया कि सेल ऑफ गुड एक्ट होता क्या है और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 2 लेक्चर के अंदर हम आगे के यहाँ पर दूसरे सेक्शन देखेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एचपी में यानी कि हायर परचेज, और साथ ही में दूसरे ऐसे और कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जिनमें और सेल में कुछ डिफरेंस होता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।